हेलो एवरीवन, मैं कल्याणी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बिजनेस गुरु में। हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बिजनेस मैनेजमेंट का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, जो आपको कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल में हेल्प करेगा, जिसमें हम आप लोगों को एक एक टॉपिक विद एक्सप्लेनेशन पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल जाए और अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहिए। आप लोगों के लिए हम लोग कंटिन्यू कंप्लीट मटेरियल लेकर आएंगे। अभी हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 12th आरबीएससी की कंप्लीट स्टडी मटेरियल, जिसमें आपको एक एक टॉपिक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया जा रहा है। आपकी कंप्लीट बुक आपको इसमें कवर करवाई जा रही है। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब तक पढ़ चुके हैं मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसमें क्या क्या कार्य किए जाते हैं, प्रबंधकीय पदानुक्रम क्या होता है, प्रबंधकीय स्तर क्या होता है। इसके साथ ही हमने अभी प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली। अब हम आते हैं नेतृत्व यानी कि लीडरशिप पे। लीडरशिप के बारे में सुनते ही हमें सबसे पहले प्रबंधक याद आता है। हमें लगता है कि जो प्रबंधक होता है वही नेतृत्व करता है, वही नेता होता है, जबकि ऐसा नहीं है। नेतृत्व और मैनेजमेंट दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। प्रबंध हमेशा एक संगठन में किया जाता है, जबकि नेतृत्व एक संगठन में नहीं होता। ये संपूर्ण क्षेत्रों में किया जाता है। कहीं पर भी जहाँ संगठन है, जहाँ भीड़ है, वहाँ पे नेतृत्व की आवश्यकता होती है। या आपने भी देखा है, ये जो हमारे नेता हैं, राजनीतिक दल हैं, इनमें से जो नेता चुने जाते हैं, जो सत्ता में आते हैं या जो सरकार में आते हैं या जो किसी पद पर स्थित हैं, वो जनता में से चुने गए व्यक्ति हैं जो पूरी जनता का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हें निर्देशित कर रहे हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी विभिन्न परिस्थितियों में हमारा नेतृत्व करते हैं, विभिन्न दशाओं में हमारा नेतृत्व करते हैं और हम उन्हें फॉलो करते हैं क्योंकि हमने ही उन्हें ये अधिकार दिया है। इसके अतिरिक्त किसी भी फर्म में जहाँ यूनियन होती है, जहाँ कर्मचारी होते हैं, वो भी अपना एक लीडर चुन लेते हैं। आपने कई फिल्मों में देखा होगा, यूनियन लीडर होता है, वो अपनी यूनियन यानी कि अपने कर्मचारियों का या वो जो श्रमिक है, उनका नेतृत्व करता है। तो नेतृत्व का संबंध किसी संगठन से है, ना कि औपचारिक समूह से। लेकिन प्रबंधन हमेशा औपचारिक समूहों में होगा और किसी ना किसी उपक्रम से संबंधित होगा। और चूंकि प्रबंधक को अधिकार और दायित्व हमेशा उसके पद के आधार पर दिए जाते हैं, क्योंकि उसके पास पद है तो उसके पास अधिकार और शक्ति है। लेकिन नायक के पास कोई अधिकार शक्ति नहीं होती, वो तो लोगों को प्रभावित करके उनसे कार्य करवाता है। जबकि प्रबंधक अपने अधिकारों के अंतर्गत कार्य करवाता है, उसके लिए प्रभाव की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ कह देगा तो उसके आदेशों की पालना करनी होगी। लेकिन ऐसा नेतृत्व में नहीं होगा। नेता हमेशा अपने प्रभाव, अपने संबंधों के आधार पर ही अपने अनुयायियों से कार्य करवा सकता है। तो नेता के हमेशा अनुयायी होते हैं और प्रबंधक के अधीनस्थ होते हैं। तो देखते हैं, नेतृत्व का अर्थ सामान्य शब्दों में नेतृत्व से आशय किसी व्यक्ति के उस गुण से है जिसके माध्यम से वह अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है, और वो गुण है उसकी प्रभावशीलता। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी कंपनी में प्रबंधन कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन यदि नेतृत्व अच्छा नहीं है तो उस कंपनी की सफलता पर अंकुश लग जाता है, या ये बोलें क्वेश्चन मार्क लग जाता है। नेतृत्व को लेकर विद्वानों के मत हमेशा अलग अलग रहे हैं। व्यवहारवादी प्रबंध शास्त्रियों ने तो इसको व्यवहार और प्रभावशीलता से जोड़ा है, जबकि अन्य प्रबंध शास्त्रियों ने इसे उद्देश्य प्राप्ति के लिए दिशा निर्देशन से जोड़ा है। तो देखते हैं विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। पहले आती है चेस्टर आई बर्नार्ड। नेतृत्व से तात्पर्य किन्हीं व्यक्तियों के व्यवहार के उस गुण से है जिसके द्वारा वह सामूहिक प्रयास में लोगों की क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है, यानी कि ये समूह में कार्य करवाने के लिए तत्पर रहता है। दूसरे हैं वीरेज एंड कुंटज। उन्होंने कहा था कि नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने की कला अथवा एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे वह समूह के लक्ष्य की प्राप्ति में स्वेच्छा से एवं उत्साहपूर्वक प्रयास कर सके। जॉर्ज आर टेरी ने कहा था, नेतृत्व व्यक्तियों को पारस्परिक उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक प्रयत्न करने हेतु प्रभावित करने की योग्यता है। अर्थात ये ऐसी कला है जिसमें एक नेता अपने समूह या अपने अनुयायियों को इस प्रकार से प्रभावित करता है कि वो निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए या सभी के हितों की पूर्ति के लिए एक साथ कार्य करते हैं, और वो भी स्वेच्छा से। और ये कार्य एक नेता ही कर सकता है, एक प्रबंधक नहीं कर सकता, क्योंकि प्रबंधक के अंदर पद का रोब होता है, तो वो उस अधिकार का उपयोग करता है, आदेश देता है। लेकिन नेता कभी आदेश नहीं देता, वो तो कार्य करवाने के लिए उन्हें अभिप्रेरित करता है, उन्हें निर्देशित करता है। तो इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नेतृत्व वह व्यक्तिगत गुण है जिससे एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा को इस प्रकार प्रभावित करता है
कि वे संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक रूप से और उत्साहपूर्वक करने को तैयार हो जाता है, यह दूसरे को प्रभावित करने तथा उसके साथ पूर्ण सहयोग व्यवहार करने का कार्य है। इसमें अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं का मार्गदर्शन किया जाता है। जैसा कि आपका मॉनिटर, वो क्या करता है, टीचर्स के ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करवाने के लिए आपको निर्देशित करता है, आपको गाइड करता है। इसके साथ-साथ कई बार जब आपको समस्या आती है, तो आपकी समस्याओं का नेतृत्व करता है वो टीचर के आगे। वो खुद खड़ा होकर टी बच्चों की समस्या को टीचर के आगे रखता है या प्रिंसिपल के आगे रखता है, तो यही एक नेता का काम होता है। इसीलिए उसके अनुयायी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके हित में कार्य कर रहा है, और चूँकि वो हित में कार्य कर रहा है उनके, तो जो उसके अनुयायी हैं वो इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि वो भी उसके आदर्शों का पालन करते हैं, उसके व्यवहार का पालन करते हुए एक दूसरे के पारस्परिक हितों के लिए कार्य करने के लिए तैयार होते हैं स्वेच्छापूर्वक। जैसा कि आपने अपने नेता यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी का एक डायलॉग सुना होगा कि मैं जनता का नौकर हूँ या सेवक हूँ, वो ये कहना चाहते हैं कि मैं आप में से ही हूँ, आपके लिए कार्य कर रहा हूँ। तो लोग उनसे जुड़कर उनकी हर बात को फॉलो करते हैं, उनका कभी विरोध नहीं करते हैं। लेकिन इसी की जगह यदि वो ये कहते हैं कि अब मैं सरकार हूँ, अब मैं प्रधानमंत्री हूँ, आपको मानना पड़ेगा जो मैं कहूँगा, तो लोग कभी ना कभी उनका विद्रोह करते। तो ये नेता हमारे द्वारा चुने गए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये अपनी मनमानी कर लेंगे सरकार में जाके। तो इसके लिए इनको नेतृत्व करना होता है, अपने अनुयायियों को प्रभावित करना होता है, और ये प्रभावित अपने आचरण या अपने गुणों से करते हैं। तो देखते हैं नेतृत्व की विशेषताएं क्या-क्या हैं। पहली विशेषता है व्यक्तिगत गुण। नेतृत्व नेता का व्यक्तिगत गुण होता है, उसका व्यवहारिक गुण होता है, ना कि भौतिक गुण जिसे देखा जा सकता है। ये उसके व्यवहार के अकॉर्डिंग महसूस किया जा सकता है। वो अपने व्यवहार से ही लोगों को प्रभावित करके उनसे कार्य करवाता है। नेता अपने व्यवहार से अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करता है एवं उन्हें निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रेरित करता है, जिसके संबंध में बर्नार्ड ने कहा है, नेतृत्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का वह गुण है जिसके द्वारा वह दूसरे व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है। ये व्यक्तिगत गुण उसके चरित्र से भी संबंधित होगा, उसके व्यवहार से संबंधित होगा, उसके बोलचाल के तरीके से संबंधित होगा, उसके दृष्टिकोण, उसके सोच से संबंधित होगा, उसके आंतरिक इच्छाओं से संबंधित भी होगा। अगर वो दृढ़ निश्चयी है तो वो लोगों को उतना ही प्रभावित करेगा। अगर वो अपने काम को ठीक तरीके से करता है, सुदृढ़ सोच वाला है, दूर दृष्टिकोण वाला है, तो उसके अनुयायी उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जो नेता है वो काफ़ी समझदार है, वो उनको नुकसान पहुँचाए बिना उनके हित में कार्य करना चाहता है, वो उनके हितों को सर्वोपरि रख रहा है, इसलिए वो उसके अनुयायी उसको फॉलो करते हैं। दूसरी नेतृत्व की विशेषता है अनुयायी। अनुयायी यानी कि उस नेता की आज्ञाओं का पालन करने वाले व्यक्ति, उसको सुनने समझने वाले व्यक्ति, उसका अनुसरण करने वाले व्यक्ति। यदि ये व्यक्ति ही नहीं होंगे तो नेता नेता किसका कहलाएगा? एक राजा तभी राजा होता है जब प्रजा होती है, लेकिन जब प्रजा ही उसे राजा ना माने तो वो किसका राजा होगा? ठीक ऐसा ही नेता का होता है। नेता को उन्हीं व्यक्तियों में से चुना जाता है। ये अपनी इच्छा से व्यक्ति नेता चुनते हैं। चुनने के बाद में वो यदि उसका अनुसरण नहीं करते हैं तो वो किससे अनुसरण करवाएगा? वो नेता रहा ही किसका? उनमें से ही निकला था, उन्होंने ही चुना था। वो जब तक मान रहे हैं तभी तक वो नेता है, जब तक वो उसका अनुसरण कर रहे हैं तभी तक वो नेता है। यदि ये लोग इसका अनुसरण करना छोड़ दें, इसके निर्देशों को मानना छोड़ दें, तो फिर ये नेता किसका है? ये किससे अपने निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रेरित करेगा? कौन इसकी मानेगा? चूँकि इसे इन्हीं लोगों ने चुना है, जब तक ये मान रहे हैं तभी तक ये नेता है। यदि अनुयायी इसके नहीं रहे, तो फिर ये नेता किसी का भी नहीं कहलाएगा। तो नेता की प्रमुख विशेषता होती है कि उसके अनुयायी होना। बिना अनुयायियों के नेता की कल्पना संभव नहीं होती। अनुयायियों के बिना नेतृत्व नहीं किया जा सकता। अधीनस्थों का अथवा अनुयायियों का समूह होने पर ही नेतृत्व किया जा सकता है। इसके अभाव में ये अपूर्ण रहता है। चूंकि नेता हमेशा काम सद्भावना से करवा सकता है, अनुयायियों की इच्छा से करवा सकता है, तो इसके लिए इसको उनसे बेहतर संबंध बनाकर रखने पड़ेंगे। जबकि प्रबंधक के पास अपना पद और अपने अधिकार हैं, उसको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन नेता को अपने अनुयायी चाहिए, और यदि उसको अपने अनुयायी चाहिए तो उनके साथ उन्हें मिलकर रहना पड़ेगा, सद्भावना के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाकर रहना पड़ेगा। अगली विशेषता आती है प्रभावित करने की कला। नेतृत्व में नेता अपने अनुयायियों को इस प्रकार से प्रभावित करता है कि वे नेता की इच्छा अनुसार स्वेच्छा से कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं।
नेता अपनी इच्छा अधीनस्थों पर कभी नहीं थोपता, अपितु वह हमेशा कर्मचारियों को स्वेच्छा से संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने व्यवहार या मार्गदर्शन से ही अभिप्रेरित करता है। जबकि प्रबंधक होता है, प्रबंधक के पास अधिकार हैं, यदि अधीनस्थ उसको नहीं मान रहे हैं तो वो उनसे बलपूर्वक कार्य करवा सकता है, लेकिन नेता ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसका अस्तित्व ही अनुयायियों से है। इसके लिए उसे अपने व्यवहार या मार्गदर्शन या आदर्श चरित्र या व्यक्तिगत संबंधों के जरिए, व्यवहार के जरिए ये कार्य करवाने होते हैं। अब आती है हितों की एकता। नेता पारस्परिक हितों के साथ कार्य करता है तभी उसके अनुयायी बनते हैं। यदि वो निजी हितों के लिए कार्य करे तो अनुयायी उसका अनुपालन नहीं करेंगे। तो नेतृत्व एवं उसके अनुयायियों के हित एक समान होने चाहिए। किसी संगठन में यदि नेता एवं उसके अनुयायी के हित अलग अलग हैं तो वहां नेतृत्व का कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। इसीलिए एक नेतृत्व को या नेता को चाहिए कि वो पारस्परिक हितों के लिए कार्य करे। यदि वो निजी हितों के लिए कार्य करेगा तो वैसा ही उसके अनुयायी भी करेंगे। तो इस तरीके से सभी के हित अलग अलग हो जाएंगे, तो सबकी कार्यविधि एक जैसी नहीं होगी, सबका निर्देशन करना संभव नहीं होगा और संस्था के जो निर्धारित लक्ष्य हैं उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए एक नेता को चाहिए कि वो ऐसे लक्ष्यों को निर्धारित करे जिसमें सबका हित सम्मिलित हो और सब उसके लिए कार्य स्वेच्छापूर्वक कर सकें। अगली विशेषता है नेतृत्व क्षमता विकसित एवं प्राप्त की जा सकती है। पहले यह मानना होता था, पूरा प्राचीन अवधारणा ये होती थी कि नेतृत्व जन्मजात है, व्यक्ति जन्म से ही नेता होता है, उसमें नेतृत्व गुण जन्म से होते हैं। जैसे कि राजा के लिए कहा जाता था कि राजा पैदाइशी होता है, जन्मजात उसमें ये गुण पाए जाते हैं। लेकिन आधुनिक काल में अब ये धारणा बदल चुकी है। अब माना जाता है कि ये जो गुण हैं ये विकसित किए जा सकते हैं, ये अर्जित किए जा सकते हैं, जिसके लिए कई संस्थाएं कार्यरत भी हैं। परंपरागत अवधारणा यह रही है कि नेता पैदा होते हैं बल्कि बनाए नहीं जाते, किंतु आधुनिक परिवेश में यह धारणा बदल गई है। अब नेतृत्व का शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा व्यवस्थित विकास किया जा सकता है। इस क्षमता की प्राप्ति के लिए नेतृत्व कार्य वातावरण, अधिकार, पहलपन, आत्मविश्वास आदि तत्वों को काम में लिया जा सकता है। जिसके संबंध में प्रोफेसर रॉस ने कहा है कि नेतृत्व क्षमता जन्म लेती है, विकसित भी होती है और इसे प्राप्त भी किया जा सकता है। यानी एक व्यक्ति में जन्मजात नेतृत्व गुण भी हो सकते हैं, लेकिन यदि नहीं है तो उसे उचित शिक्षण प्रशिक्षण देके उसमें इन नेतृत्व गुणों का विकास किया जा सकता है। जैसा कि प्राचीन कथाओं में सुना जाता है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त में ये गुण विकसित किए थे। उसने ऐसे वातावरण उसके लिए सज्ज किए थे, ऐसे वातावरणों का निर्माण किया था जिसमें उसने एक राजा होने के गुणों का विकास किया था। उसने लोगों से जुड़ने की क्षमता का विकास किया था। उसने ये देखा था कि राजा के कौन कौन से कार्य होते हैं, क्या एक नेता कार्य करता है, एक राजा सेवक होता है तो सेवक के क्या कार्य हैं। ठीक इसी प्रकार ही वर्तमान में संगठनों में जितने भी पद हैं उनको विकसित करने के लिए आज शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं कार्यरत हैं, जो वैसा ही वातावरण निर्माण करवाती हैं। जैसे कि आपको बताया गया था कि होटल मैनेजमेंट के लिए होटल मैनेजमेंट का कोर्स करवाया जाता है, उसमें आपको किसी होटल में ट्रेनिंग भी दी जाती है। वहाँ पे आपको व्यवहार करना सिखाते हैं कि कैसे आपको लोगों से व्यवहार करना है, कैसे आपको कर्मचारियों से व्यवहार करना है। अगली विशेषता आती है परस्पर संबंधों पर आधारित। चूंकि नेता और उसके अनुयायियों में उसके व्यक्तिगत संपर्क या संबंध अच्छे होते हैं, तभी अनुयायी उसकी बातों का अनुसरण करते हैं। इसलिए उनके मध्य संबंधों का बेहतर होना आवश्यक है। नेतृत्व परस्पर और आपसी संबंधों पर निर्भर करता है। ये आपसी संबंध अनुयायी एवं नेता के मध्य, नेता एवं नेता के मध्य, अनुयायी एवं अनुयायियों के मध्य तथा अनुयायियों के एक विशेष समूह या नेता के मध्य पाए जाते हैं। तो इस तरीके से यदि दो गुट के नेता हैं, उनके बीच में संपर्क अच्छे होंगे, संबंध अच्छे होंगे, तो उसका प्रभाव उनके अनुयायियों पे पड़ता है। अनुयायियों में भी संबंध बेहतर बनते हैं और सहज रूप से संगठन का कार्य संचालित किया जा सकता है। लेकिन यहीं अगर दो नेता अलग अलग लड़ रहे हैं वो आपस में, तो उसके अनुयायी भी उनका अनुसरण करेंगे, जिसका प्रभाव संगठन के निर्धारित लक्ष्यों पर विपरीत पड़ने लग जाता है। अब आता है अनुकरणीय आचरण। चूंकि नेता के अनुयायी सर्वाधिक उसके आचरण से ही प्रभावित होते हैं, इसीलिए उसके हितों के लिए कार्य करते हैं। अतः नेता का आचरण इस प्रकार का होना चाहिए जो उसके अनुयायियों के समक्ष एक आदर्श हो, उसे आदर्श चरित्र प्रदर्शित करना चाहिए। नेता की कथनी और करनी समान होनी चाहिए। यदि वो ऐसा करता है तो उसका ये अनुसरण उसके अनुयायी भी कर देंगे। उसे अपना आचरण सदैव एक आदर्श आचरण के रूप में प्रदर्शित करना चाहिए, जिससे अधीनस्थ उसका अनुसरण कर सकें। बहुत पुरानी कथा है कि जैसा राजा वैसी प्रजा।
अगर राजा दुराचारी होता है तो प्रजा भी वैसी होती है। ठीक ऐसा ही एक संगठन में नेता और उसके अनुयायियों के लिए होता है। यदि नेता भ्रष्ट है तो उसके अनुयायी भी भ्रष्ट होंगे। यदि नेता में ईमानदारी का गुण नहीं है, अपने कार्यों के प्रति वो समर्पित नहीं है, तो उसके जो अनुयायी हैं वो भी कामचोर रहेंगे, कार्य से जी चुराएंगे, ईमानदारी उनके कार्यों में दिखाई नहीं देगी। इसलिए एक नेता के लिए आवश्यक है कि वो आदर्श चरित्र प्रदर्शित करे। अब अगली विशेषता आती है गतिशील प्रक्रिया। प्रबंध के बारे में तो हम जानते हैं कि इसका मूल्यांकन एक निर्धारित समय के बाद ही किया जाएगा। उस निर्धारित समय में हम तय करेंगे कि हमारे निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हुई या नहीं। लेकिन नेतृत्व दिन प्रतिदिन के कार्यों से संबंधित है, इसलिए ये गतिशील प्रक्रिया है। नेतृत्व एक गतिशील एवं सतत प्रक्रिया है। नेतृत्व का कार्य संगठन की स्थापना से लेकर उसकी विद्यमानता तक सदैव चलता ही रहता है। नेतृत्व की सभी शैलियां एवं तकनीकों को समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। ये समय और परिस्थितियों के अनुरूप हमेशा लागू की जाती हैं और बदलती रहती हैं, इसीलिए इसको गतिशील प्रक्रिया कहा गया है। अगली विशेषता है औपचारिक एवं अनौपचारिक। जब तक एक प्रबंधक तक सीमित है तब तक ये औपचारिक है, क्योंकि प्रबंधक का संबंध जो होता है वो एक उपक्रम से संबंधित होता है। लेकिन जब वहीं उस प्रबंध के पद से बढ़कर एक मैनेजर अपने अधीनस्थों से जुड़ता है, उनसे व्यक्तिगत संबंध स्थापित करता है, उनसे व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करता है, जब वो एक अनौपचारिक रूप से उनके बीच में सामूहिक वार्ता करता है या व्यक्तिगत वार्ता करता है, तब वो अनौपचारिक क्रियाओं का निर्माण करता है, अनौपचारिक संबंधों का निर्माण करता है। तो नेतृत्व औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों रूपों में पाया जाता है। संस्था में प्रबंधक की स्थिति औपचारिक होते हुए भी कभी-कभी अनौपचारिक रूप से नेतृत्व प्रदान करना होता है। कभी-कभी प्रबंधक अपने ही अनुयायियों को या ये बोले अपने अधीनस्थों को निर्देशित करता है। तो जब वो इस तरीके से कार्य कर रहा है या जब वो अपने अधीनस्थों की समस्याओं को सुलझा रहा है, तो उस समय वो उनके बीच मधुर संबंधों की स्थापना के साथ-साथ उनके नेता का कार्य भी कर रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि जब तक प्रबंधक प्रबंधक है वो औपचारिक है, लेकिन जब वो मार्गदर्शन कर रहा है या निर्देशन कर रहा है तब वो एक नेता बन गया। ये नेतृत्व की प्रमुख विशेषता है कि सभी प्रबंधक नेता नहीं होते, इसीलिए नेतृत्व को प्रबंधक से अलग रखा है। क्यों? क्योंकि प्रबंधक के पास कई अधिकार हैं। वो अपने पद के और अपने अधिकारों के आधार पर बलपूर्वक भी कार्य करवा सकता है। उसमें कर्मचारी या अधीनस्थ की इच्छा मान्य नहीं रखेगी। अधीनस्थ को या कर्मचारी को उसकी इच्छा का पालन करना होगा। लेकिन नेता के साथ ऐसा नहीं होता। नेता कार्य स्वेच्छा से करवाता है। इसके लिए उसे अपने अनुयायी चाहिए और अनुयायियों के साथ उसको अधिकार नहीं, बल्कि व्यक्तिगत संबंध या पारस्परिक संबंध के आधार पर ही कार्य करवाना होता है। इसीलिए प्रबंध और नेतृत्व अलग-अलग कहा गया है। तो आज का टॉपिक अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम लोग आगे की स्टडी कंटिन्यू रखेंगे। तो चैनल पे बने रहिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको वीडियो अपडेट्स मिल जाएँ। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आपके माइंड में लगता है या कोई डाउट लगता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको डेफिनेटली आंसर किया जाएगा।